हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन का 18th डे है और आपके फिजिक्स का 9th चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर स्वागत है। देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको चैलेंज है कि आप कि किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन क्यों ना हो, आप मैच कर लेना कि सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से दिखेंगे A to Z। और आप इसका प्रूफ अगर मांगते हो तो मैं आपको हर वीडियो में देता हूं कि आप मेरे रिजल्ट चेक कर लीजिए। देखिए, इतने टॉप लेवल पर रिजल्ट तभी आ सकता है जब सभी क्वेश्चन लगभग नोट्स में से कवर्ड होते हो। आप देख सकते हो कि टॉप होल्डर्स कितने ज्यादा बच्चे हैं। ऐसे ही 2017 का रिजल्ट देखो, ऐसा नहीं केवल एक साल में है। 2018 का रिजल्ट देखो, 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन ओवरऑल। और 2019 में तो मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करके बकायदा यूट्यूब पे डाल रखा है। आपको सभी रिजल्ट विथ रोल नंबर एप्लीकेशन में यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो वहां पर। तो ये बताने के लिए कि एक एक रिजल्ट ऑथेंटिक है, सही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 18th डे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको लगभग 50 से 51 आपको पॉइंट पढ़ने हैं। उसके बाद आप देखोगे कि सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट है, जो एच.सी. ऑस्टेड, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे एच.सी. ऑस्टेड, who discovered the relation between electric current and magnetic field। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने ये बताया था कि बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वो थे एच.सी. ऑस्टेड। एच.सी. ऑस्टेड पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है। इसलिए ऑस्टेड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो मजबूती होती है, उसका जो एसआई यूनिट होता है वो ऑस्टेड होता है। तो एच.सी. ऑस्टेड ये साइंटिस्ट का नाम था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को नापने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो ऑस्टेड ही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड हम किसे कहते हैं? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। रीजन अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों ओर का रीजन इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट, जहां पर मैग्नेट का फोर्स काम करता है। तो आपको याद क्या रखना है? ये याद रखना है, द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। वो रीजन, वो एरिया जहां तक मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकता है, अपना फोर्स डिटेक्ट कर सकता है, वो रीजन जहां पर मैग्नेट अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, लगा सकता है, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। द लाइन विच आर ड्रॉन टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड, वो लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करती है, द लाइन विच ड्रॉन टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड, वो लाइन जो ड्रॉ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक लाइंस के नाम से जानते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो कम से कम आपको 4 बातें याद रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों, वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। याद रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बच्चों साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कर्व्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा वक्राकार होती है, कर्व्ड के फॉर्म में पाया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 4 प्रॉपर्टी होती है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, और ये हमेशा कर्व्ड होती है, ठीक है, कर्व फॉर्म में पाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है? अ करंट कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट है, अगर किसी तार के अंदर, वायर के अंदर अगर करंट है तो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अराउंड इट, अपने चारों ओर। बच्चों, अगर किसी कंडक्टर के अंदर, किसी तार के अंदर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चले गए तो आपको करंट महसूस होगा। तो करंट कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी कंडक्टर होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने चारों ओर। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। बच्चों अगर कोई कंडक्टर स्ट्रेट है, देखो कंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रेट कंडक्टर, एक होता है सर्कुलर कंडक्टर। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर कोई सीधा चालक है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो बच्चों उसका मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। बस इतना याद रखना है। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, मैंने कहा ना केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट पे फोकस करना है कि एग्जाम में क्या आएगा और हमें क्या याद रखना है, ठीक है। हर वीडियो में आपको ये बात बता रहा हूं कि केवल पॉइंट्स पे फोकस करो। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा कंडक्टर है, कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट कंडक्टर, एक होता है सर्कुलर कंडक्टर। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ये पूछा जाएगा, तो आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे टिक कर देना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, यानी एक ही सेंटर के चारों ओर बहुत सारे सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसी के बेस पर राइट हैंड थंब रूल आया था। राइट हैंड थंब रूल देखो क्या कहता है, इफ द करंट कैरी कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड, अगर हम किसी कंडक्टर को अपने दाएं हाथ में पकड़ लें इन सच ए वे दैट, इस प्रकार से कि थंब जो है द थंब पॉइंट अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट। अगर हम अपने दाएं हाथ में किसी कंडक्टर को पकड़ लें तो जो थंब होगा बच्चों, थंब वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो फिंगर का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चारों तरफ घूमेगा। तो इस पूरे राइट हैंड थंब रूल में हमें क्या जानने को मिला, इसमें हमें जानने को मिला, मैं आपको फिगर से क्लियर कर देता हूं। देखो याद रखना बच्चों, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि जो थंब है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। एक तो आपको ये याद रखना है, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट को। अगर ये थंब नीचे की तरफ है, अगर ये थंब नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। अगर थंब नीचे की ओर है, अगर एरो नीचे की तरफ दे रखा हो तो आपको आंसर क्लॉकवाइज पे टिक करना है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन अगर थंब ऊपर की तरफ है, अगर थंब ऊपर हो, अगर थंब ऊपर की तरफ क्वेश्चन में दे रखा हो तो याद रखना वहां पे आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो साइंटिस्टों ने देखा कि हम राइट हैंड थंब के द्वारा हम किसी भी करंट के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अगर थंब नीचे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, और अगर थंब ऊपर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज आपको टिक करना है। और थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है करंट को, ठीक है। ये आपको राइट हैंड थंब रूल में याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर कंडक्टर। अब देखो ये पूरा पढ़ने के बजाय मैं आपको यहां पर समझाता हूं डायग्राम में सर्कुलर कंडक्टर के बारे में। देखो सर्कुलर कंडक्टर में होता क्या है कि बीचों बीच, सर्कुलर कंडक्टर में बीचों बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बीच में बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होगा, साइड में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, याद होगा। बीच में मैग्नेटिक जो सर्कुलर कंडक्टर होता है बच्चों, ये सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है। इसे लूप भी बोलते हैं, लूप के नाम से जानते हैं, सर्कुलर कंडक्टर या फिर इसको लूप बोलते हैं। तो सर्कुलर कंडक्टर में, लूप में मैग्नेटिक फील्ड बीचों बीच बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एक पॉइंट तो याद करना है। दूसरा, साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा, और ये सर्कल धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। देखो एरो बना हुआ ना, ये सर्कल धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा। तो साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है और बीच में बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होता है। कब, अगर वो सर्कुलर कंडक्टर है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक होगा, ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, देखो इसमें बताया था। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है बच्चों, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक होगा। लेकिन अगर सर्कुलर कंडक्टर है तो आपको दो बातें याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड बीच में तो बिल्कुल सीधा होगा, लेकिन साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा, और ये सर्कल धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर डिपेंड ऑन। मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन इफेक्ट करता है, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। पहला याद रखोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर होता है बच्चों करंट।
करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा होगा। सेकंड होता है बच्चों रेडियस। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा रेडियस होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। जितना ज्यादा रेडियस होगा लूप का रेडियस जितना ज्यादा होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। और थर्ड होता है डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ कॉइलिंग। नंबर ऑफ कॉइलिंग का मतलब ये होता है कि आपने जब लूप बनाया था ना तो तार को कितनी बार कॉइलिंग की थी, तार को कितनी बार गोल गोल घुमाया था, इसे बोलते हैं कॉइलिंग। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो जितना ज्यादा कॉइलिंग होगी आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तीन चीजों को इफेक्ट करता है। दोबारा देख लो, मैग्नेटिक फील्ड को तीन चीजें इफेक्ट करती है। पहला करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि डायरेक्टली है। और दूसरा है रेडियस ऑफ द लूप। रेडियस जितना ज्यादा होगा लूप का आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एंड थर्ड नंबर ऑफ कॉइलिंग। जितना ज्यादा कॉइलिंग होगा उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो हमारा होगा सोलेनॉइड। कि सोलेनॉइड क्या होता है। देखो बेटा, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, यानी जब सर्कुलर टर्न्स का हम कॉइलिंग करते हैं किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर से रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। किसी सिलेंड्रिकल शेप पे, ध्यान सुना, किसी सिलेंड्रिकल शेप पर कॉपर वायर से जब उसकी क्लोजिंग रैप करते हैं, उसकी कॉइलिंग करते हैं, यानी आपने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके ऊपर कॉपर वायर को लपेट दिया, उसके ऊपर कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दी, तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। सोलेनॉइड क्यों जरूरी है? क्योंकि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। जब सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो एक्ट करता है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। The strength of magnetic field produced by current carrying conductor solenoid depend on the following। बच्चों, जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। पहला नंबर ऑफ टर्न्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉइलिंग होगी, आप तार को जितने ज्यादा बार लपेटोगे आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। सेकंड है करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सीधी सी बात है। थर्ड है नेचर ऑफ कोर मटेरियल, कि आपने कौन से प्रकार का नेचर ऑफ कोर मटेरियल, मतलब मटेरियल आपने कौन सा यूज किया। जब आपने सिलेंडर वाले ऑब्जेक्ट पे कॉपर वायर को लपेटा था ना, तो वो जो आपने सिलेंडर ऑब्जेक्ट लिया था वो नेचर क्या है, वो आयरन है, वो सिल्वर है, वो कॉपर है, वो क्या है, तो नेचर पे डिपेंड करता है। और फोर्थ सॉफ्ट आयरन पे डिपेंड करता है। अगर आपने सॉफ्ट आयरन डाल दिया, अगर सोलेनॉइड के अंदर अगर आपने सॉफ्ट आयरन प्लेस कर दिया तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनाएगा। याद रखना, अगर हम सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कच्चा लोहा डाल देते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनाता है। तो सोलेनॉइड के अंदर, किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चार चीजों पर डिपेंड करती है। पहला नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सेकंड करंट, जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना अच्छा बनेगा। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपने कौन से टाइप का मटेरियल यूज करा है। और फोर्थ, अगर आपने सॉफ्ट आयरन यूज कर लिया फिर तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सोलेनॉइड का एक हिस्सा तो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और दूसरा हिस्सा साउथ पोल की तरह काम करता है। और ये एग्जाम में आया था जिसमें यहां तक की सेंटेंस लिखा हुआ था और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखी हुई थी, तो वहां पे साउथ पोल वाला ऑप्शन टिक करना था कि सोलेनॉइड का एक हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और दूसरा हिस्सा साउथ पोल की तरह, एक हिस्सा नॉर्थ पोल एक हिस्सा साउथ पोल। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है और बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है एक तरफ साउथ पोल होता है। द फील्ड लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड। बच्चों सोलेनॉइड के अंदर, ध्यान से सुनो, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, तो आप आंसर दोगे पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है। याद रखोगे, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल और स्ट्रेट होती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं? तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूं कि जब सोलेनॉइड के अंदर, याद है आपको सोलेनॉइड बनाया था, किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कॉपर वायर की कॉइलिंग की थी, तो जब हम सोलेनॉइड बनाते हैं और उसके अंदर बार मैग्नेट, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, याद रखो जब सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन रख देते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं और इसको टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट तभी तक मैग्नेट है जब तक उसमें करंट है, अगर आप करंट को बंद कर दोगे तो वो मैग्नेट का काम नहीं करेगा, इसलिए इसको बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसको टेम्परेरी मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन प्लेस कर देते हैं और करंट फ्लो करते हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर टेम्परेरी मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परमानेंट मैग्नेट। वो तो था टेम्परेरी मैग्नेट, ये है परमानेंट मैग्नेट। अगर बच्चों आपने सोलेनॉइड के अंदर हार्ड स्टील रख दिया, क्या रख दिया, हार्ड स्टील, वहां क्या रखा था, सॉफ्ट आयरन, देखो दोनों में क्या फर्क है। जब हम नॉन परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं ना तो हम सॉफ्ट आयरन प्लेस करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो हम सॉफ्ट आयरन प्लेस करते हैं, लेकिन जब हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो हम सोलेनॉइड के अंदर क्या प्लेस करते हैं, तब हम सोलेनॉइड के अंदर हार्ड स्टील या फिर कार्बन स्टील वगैरह यूज करते हैं। देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं, कार्बन स्टील यूज करते हैं, क्रोमियम स्टील यूज करते हैं, कोबाल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, टंगस्टन स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, निपरमर्ग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एल्निको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब किस लिए इस्तेमाल होता है, ये सब इस्तेमाल होता है बच्चों हार्ड मैग्नेट, ये सब इस्तेमाल होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल सॉफ्ट आयरन। तो यही फर्क है परमानेंट मैग्नेट और नॉन परमानेंट मैग्नेट में। देखो जो नॉन परमानेंट मैग्नेट था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, इसके अंदर हमने केवल किसका यूज किया था, हमने सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया था, जबकि जो परमानेंट मैग्नेट है इसके अंदर हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर हम कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट, टंगस्टन स्टील, निपरमर्ग, एल्निको, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कहां होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल, सॉरी बच्चों, यहां आएगा परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कहां होता है, ये जो परमानेंट मैग्नेट आप पढ़ रहे हो ना, यहां आएगा यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। बेटा नोट्स में सही कर लेना, यहां आएगा यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, कि परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कहां होता है। परमानेंट मैग्नेट क्यों बोल रहे पता आपको, परमानेंट मैग्नेट हम इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी खासियत होती है कि अगर एक बार आप इसमें करंट फ्लो कर दो तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, यानी आप करंट बंद भी कर दोगे ना तब भी वो मैग्नेट के रूप में काम करेगा। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत पावरफुल था जिसमें हमने सॉफ्ट आयरन प्लेस किया था, इसको नॉन परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक करंट है तब तक ये मैग्नेट है, करंट बंद कर दोगे मैग्नेटिक पावर बंद हो जाएगी। तो नॉन परमानेंट मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में फर्क समझ में आ गया। नॉन परमानेंट मैग्नेट तभी तक मैग्नेट है जब तक उसमें करंट है, परमानेंट मैग्नेट हमेशा एक मैग्नेट होता है चाहे उसमें करंट हो या ना हो। तो परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कहां कहां होता है, इसका इस्तेमाल होता है माइक्रोफोन्स में, लाउड स्पीकर में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, स्पीडोमीटर में, जो गाड़ी में लगा होता है स्पीड, वो डिस्टेंस नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसमें परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, तो याद रखो परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कहां कहां होता है। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल होता है बेटा माइक्रोफोन में, लाउड स्पीकर में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में, एमीटर्स में, वोल्ट मीटर में, स्पीडोमीटर में, इन सभी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, वो सॉरी परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर जी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कहां है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बताया था, नॉन परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कहां होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल वहां होता है जहां हमें बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है फैक्ट्रीज में, तो फैक्ट्रीज में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्रेन्स में हैवी चीजों को उठाने के लिए, लिफ्टिंग वेरी हैवी आयरन, बहुत भारी भारी मोटे मोटे लोहे को उठाने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में होता है ताकि हम स्टील को रिमूव कर सके जो कभी हमारी आईज में चली जाती है, पेशेंट के आईज में चली जाती है। इसका इस्तेमाल बच्चों इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है, रिले में किया जाता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस में किया जाता है। इन सभी जगहों पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि और परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कहां बताया था,
पर यहां मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं परमानेंट मैग्नेट लिख लेना, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल होता है माइक्रोफोन में, लाउड स्पीकर में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, स्पीडोमीटर में। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है पावरफुल फैक्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए, क्रेन्स वगैरह में, ताकि हैवी आइटम्स को, स्टील वगैरह को, आयरन वगैरह को उठा सके। इसके अलावा हॉस्पिटल में होता है, इलेक्ट्रिक बेल में, रिले में, इलेक्ट्रिक स्विचेस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, द मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फाउंड बाय एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, आपको याद होगा, आंद्रे मैरी एम्पियर, मैंने आपको नाम बताया था। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर ने खोज करी। इन्होंने देखा कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को डाल दें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को डाल दें तो उस पे एक फोर्स लगेगा, उस पे एक बल लगेगा। इसकी खोज सबसे पहले एम्पियर ने की थी। उन्होंने क्या कहा था कि द मैग्नेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे लगाएगा उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे लगाएगा, उतना ही फोर्स कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे लगाएगा। दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। उन्होंने ये कहा था, अगर मान लो आपके पास ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कंडक्टर को डाल दिया, तो जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पर लगाएगा उतना ही फोर्स कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर लगाएगा। दोनों का फोर्स इक्वल बट अपोजिट होगा। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? इसकी सबसे पहले खोज की थी आंद्रे मैरी एम्पियर ने, जिसका मैंने आपको बताया था कि ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। उसके बाद आया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप देख रहे हो 4 लाइन में है, लेकिन आपको ये 4 लाइन याद नहीं करनी, आपको केवल ये फिगर याद रखना है या फिर ये हैंड याद रखना, लेफ्ट हैंड रूल। उन्होंने कहा था अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को परपेंडिकुलर रख लो, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को परपेंडिकुलर रख ले, कौन कौन? थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर। अगर हम थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें तो जो थंब होगा वो मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाएगा, मोशन ऑफ करंट दिखाएगा। जो 4 फिंगर होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा और जो मिडिल फिंगर होगा वो आपका करंट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको कई बार हम ऐसे भी याद कर लेते हैं, फादर मदर चाइल्ड, हम ऐसे याद करते हैं फादर मदर चाइल्ड, क्योंकि जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो फादर, मदर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और चाइल्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लेमिंग ने कहा था, फ्लेमिंग जिन्होंने लेफ्ट हैंड की खोज की थी, लेफ्ट हैंड रूल दिया था, उन्होंने कहा था अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को, थंब को, 4 फिंगर को एंड मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैला दे, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैला दे, तो थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो फोर्स ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ कंडक्टर, जो मिडिल फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर और जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको केवल ये डायग्राम ही याद रखना है। वो कौन कौन से डिवाइसेस है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड, डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन कौन से डिवाइसेस है जहां पर हम कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। एक्चुअल में आपसे कहा जाए तो ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका ऑप्शन होगा ऑल दी अबव, क्योंकि आजकल हर चीज में कंडक्टर और उसके मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जीरो फोर्स क्या होता है? जीरो फोर्स इज एक्सेप्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। जब कोई स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स होता है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल यानी ऐसा पार्टिकल जो चार्ज है बट वो रुका हुआ है, तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस पे जो फोर्स लगता है उसे हम जीरो फोर्स के नाम से जानते हैं। जीरो फोर्स कब लगता है? जब मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगे, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे लगे, तो उस समय जो फोर्स होता है वो जीरो फोर्स होता है। जीरो फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जीरो फोर्स हमेशा कौन से डायरेक्शन में काम करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करता है। जीरो फोर्स कौन से डायरेक्शन में वर्क करता है? तो इट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपका जीरो फोर्स भी होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए बेटा अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 27 देखो, वीक
ions current that travel along the nerve cell in our body produce magnetic field। आपको पता है बेटा हमारे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस होती है, तो नर्व सेल के द्वारा प्रोड्यूस होती है। नर्व सेल जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये याद रखना। फिर नर्व सेल जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वो कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो हमारे बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन है जहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक हमारा हार्ट एंड दूसरा ब्रेन। याद रखोगे ह्यूमन बॉडी के अंदर दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक हार्ट एंड सेकंड इज द ब्रेन। The magnetic field inside the body form the basic obtaining the image of different body parts। अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स का इमेज बनाने के लिए, और इसके लिए एक डिवाइस बनाया गया, उस डिवाइस का नाम पड़ा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपको पता होगा अक्सर बॉडी का MRI किया जाता है, ब्रेन का MRI किया जाता है। MRI में क्या करते हैं, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक मशीन के अंदर आपको डाल दिया जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए, तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाओगे तो आपके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसकी इमेज तैयार हो जाएगी और पता लग जाएगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है। तो याद रखना MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुका है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। याद रखोगे ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है उसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का एप्लीकेशन कहां कहां यूज होता है, तो आप खुद भी बता सकते हो इसका इस्तेमाल कहां होता है। इसका इस्तेमाल फैन में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, मिक्सर में, ब्लेंडर में, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर में, इन सभी जगह इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है। यूजुअली आप देखोगे हर एक वो चीज जो रोटेट कर रही है, इलेक्ट्रिक चीजें रोटेट करती है, उन सब में अधिकतर इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो आपको एक सारे एग्जांपल याद करने की बजाय आपको अपने कॉमन सेंस अपने आसपास देखना चाहिए, तो याद हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल कहां होता है। द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक मोटर डिपेंड, आखिर इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे बेस पे काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रिक मोटर के जिस बेस पर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। तो आपको याद है बेटा, मैंने आपको बताया था एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ आपको शायद याद हो। एम्पियर्स लॉ मैंने आपको कहा था अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को डाल देते हैं तो जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे लगाएगा उतना फोर्स कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे लगाता है, इसे एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो एम्पियर्स लॉ है। इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं जिस पर उस पर फोर्स लगता है। जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे लगाएगा उतना ही फोर्स कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे लगाएगा, इसे हम एम्पियर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में एम्पियर्स लॉ है। यहां पर इलेक्ट्रिक मोटर का काम खत्म होता है। इसके बाद न्यू जनरेशन के जो लोग थे वो बात मानते हैं माइकल फैराडे की। माइकल फैराडे 1931 में एक साइंस के अंदर एक नया रिवोल्यूशन लाया। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग द मैग्नेट, ये पहले साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये कहा कि यार अब तक तुम लोग इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करो, यानी आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हो और आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। बट इन्होंने कहा नहीं, हम मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना कि मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंडों के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन कुछ सेकंडों के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। ये बताने वाले पहले साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जिसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना का नाम है अकॉर्डिंग टू विच एन इंड्यूस करंट, एक करंट क्या होता है प्रोड्यूस कर सकते हो इन ए कॉइल के द्वारा बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक टू। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो ना, तो आप करंट को इंड्यूस कर सकते हो, यानी करंट को ला सकते हो। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास बाइक हो, आपको पता होना चाहिए पहले बाइक स्टार्ट कैसे होती थी बच्चों। पहले बाइक स्टार्ट होती थी किक मार के। तो जब हम किक मारते हैं ना, बहुत तेज किक मारते हैं, तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बहुत तेजी से चेंज होता
है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बाइक के अंदर चेंज होती है ना, एक हल्का सा करंट प्रोड्यूस होता है और हमारा बाइक स्टार्ट हो जाता है। तो आज की डेट में जो बाइक काम कर रहा है या सेल्फ मोड काम कर रहा है गाड़ियों का, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एग्जांपल है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर ये भी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ये एक डिवाइस का नाम है जो क्या डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट है या नहीं है। आप एक बार बताओ कि इस चीज में करंट है, उसे छू के तो नहीं चेक करोगे, जो करंट लग जाएगा, खतरनाक हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। सर उसे तो हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं बच्चों, साइंस में उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को नापा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर उसका नीडल जो है जीरो पर है, इसका मतलब वहां पे करंट जो है क्या लिखा हुआ है? अगर जीरो की तरफ है, जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो वहां पे कोई भी करंट नहीं है। अगर नीडल बिल्कुल बीचों बीच है, जीरो पर है, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू लेफ्ट टू द राइट। अगर नीडल लेफ्ट में है या राइट में है, जीरो मार्क के या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। शायद आप में से किसी बच्चे ने ध्यान से देखा हो, जो बुलेट बाइक होती है, जैसे मेरे पास भी बुलेट बाइक है, आप कभी ध्यान से देखना, अगर आपके पास हो, उसमें देखना गैल्वेनोमीटर लगा होता है सबसे ऊपर ऑडोमीटर के बगल में। जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हो, आप देखना वो जो नीडल होता है वो या तो लेफ्ट में आ जाता है या फिर राइट में आ जाता है। लेकिन जब आप बाइक को बंद करते हो, बुलेट को बंद करते हो, तो गैल्वेनोमीटर जीरो इंडिकेट करता है। बच्चों गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करता है जो इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। अगर उसका नीडल बीचों बीच है तो इसका मतलब करंट नहीं है, लेकिन अगर नीडल लेफ्ट में है, राइट में है, तो इसका मतलब उसके अंदर करंट होगा। ठीक है। वी कैन इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब हम अपनी तरफ से करंट डाल सकते हैं। कैसे? या तो मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तेजी से घुमाओ, जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल लिया था, जब हम किक मारते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से घुमाते हैं। या फिर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। या तो मैग्नेटिक फील्ड को मूव कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। इन दोनों मेथड से हम इंड्यूस करंट ला सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही वाला प्रोसेस कहता है कि हम अपनी तरफ से करंट डाल सकते हैं, यानी मैग्नेट को घुमाकर हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं। या तो मैग्नेट को मूव कर दो या उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, तो आपका इंड्यूस करंट आ जाएगा। The induced current is highest when the direction of motion of the coil is at a right angle. Induced current सबसे ज्यादा कब होगा? Induced current सबसे ज्यादा तब होगा जब वो परपेंडिकुलर हो, जब कॉइलिंग जो है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर मोशन जो होगा, जो कॉइलिंग होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल परपेंडिकुलर होगा किस पर? मैग्नेटिक फील्ड पर, तो उस समय जो इंड्यूस करंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। आप अक्सर देखते हो कई बार बाइक जो होती है वो एक किक में स्टार्ट हो जाता है, सिंगल किक में स्टार्ट हो जाता है। उस समय ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंड्यूस करंट होता है बेटा, जो कॉइलिंग होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड पर। तो इंड्यूस करंट मैक्सिमम कब होगा? जब वो परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल होगा। केवल इतना याद कर लो, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, या तो आप 4 लाइन याद कर लो या फिर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको याद हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइट हैंड रूल के लिए कहा कि आप अपने राइट हैंड के 3 फिंगर को परपेंडिकुलर फैला लो। कौन कौन? एक तो आपका थंब हो गया, ये आपका 4 फिंगर हो गया और ये आपका मिडिल फिंगर हो गया। ठीक है। अपने राइट हैंड के 3 फिंगर को परपेंडिकुलर एक्सपेंड कर दो, फैला दो। एक आपका थंब हो गया, एक आपका 4 फिंगर हो गया और एक आपका मिडिल फिंगर हो गया। तो जो थंब होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो थंब विल रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। जो थंब होगा बच्चों वो कंडक्टर के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मिडिल फिंगर, 4 फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4 फिंगर आपका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। 4 फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। और मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है करंट ऑफ द कंडक्टर। तो इसे आम बोलचाल में हम लोग याद कराने के लिए बच्चों को क्या करते हैं? मदर, मौसी एंड चाइल्ड, ऐसे याद करके याद करवा देते हैं। मदर का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, एम फॉर मदर, एम फॉर मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। मौसी मैग्नेटिक फील्ड, एम से आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, और करंट तो करंट हो गया। ठीक है। सी फॉर करंट, चाइल्ड फॉर करंट हो गया। तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर और करंट ऑफ द कंडक्टर, ये आपको याद रखना है कि कौन सा फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिंगरिंग याद रखना कि कौन सा फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड थंब रूल में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर का अपोजिट होता है। अब तक साइंटिस्ट क्या थे? इलेक्ट्रिक मोटर पे काम कर रहे थे, लेकिन माइकल फैराडे जब रूल दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज हुई। इलेक्ट्रिक जनरेटर वो डिवाइस होता है जो उल्टा काम करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा शादी ब्याह में जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उसको घुमाया जाता है बहुत तेजी से, तो जब उसे घुमाते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, और वो कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो सब इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से प्रिंसिपल में काम करता है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इंड्यूस करंट बोल लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल लो, जो माइकल फैराडे ने दिया था उस प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज When a conductor or a coil is moved in a magnetic field, जब हम कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेजी से घुमाते हैं तो करंट क्या होता है? इंड्यूस हो जाता है। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे काम करता है या फिर इंड्यूस करंट पे काम करता है, जो माइकल फैराडे ने दिया था। जनरेटर दो टाइप का होता है, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। ये सब आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि जनरेटर को दो कैटेगराइज में बांटा जाता है। एक होता है बेटा एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। तो अब हम जानते हैं कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूं। तो डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो सेम ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ना डायरेक्ट करंट, यानी करंट डायरेक्ट है, कोई चेंज नहीं होता डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन। याद रख, इतना दो वर्ड याद रखना है, जिसके अंदर डायरेक्शन चेंज ना हो, एक ही डायरेक्शन में हो, उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। जबकि अल्टरनेट करंट क्या होता है? एसी कौन होता है? जो अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज कर लेता है। चेंज आर नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सेकेंड, लिखा हुआ ना, विद डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन जो होता है, चेंज अ नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सेकेंड, एक ही सेकंड में वो डायरेक्शन को कई बार चेंज कर लेता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्टरनेट करंट। तो डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट वर्ड ये डायरेक्ट है, तो यानी करंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। और अल्टरनेट करंट में क्या बताया मैंने आपको? इसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं होता। हम घरों में किसका इस्तेमाल करते हैं, एसी का या डीसी का? तो आंसर दोगे एसी का। एसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं क्योंकि एसी के ज्यादा एडवांटेज है डीसी के कंपैरिजन। क्या एडवांटेज है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी इज लेस देन द डीसी, मतलब एसी का जनरेशन का जो कॉस्ट है, मतलब अल्टरनेट करंट का जो कॉस्ट पड़ता है वो कम पड़ता है डीसी के कंपैरिजन। एसी सस्ता पड़ता है, इसके कंपैरिजन डीसी जो होता है वो कॉस्टली पड़ता है हमें। इट कैन बी कंट्रोल विदाउट मच लॉस ऑफ पावर देन द डीसी। एसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती, एनर्जी ज्यादा लॉस नहीं होता, जबकि डीसी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होता है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए डिस्टेंस प्लेस, एसी को हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं। आपने सुना होगा अक्सर न्यूज में कि दिल्ली में आप रह रहे हो तो आप पंजाब से कभी इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेते हो, कभी आप यूपी से इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेते हो, तो आप एसी को क्या कर रहे हो? एसी इलेक्ट्रिक करंट को बहुत दूर दूर से मंगा रहे हो, तो एसी करंट को हम दूर तक भेज सकते हैं, जबकि डीसी ऐसा नहीं है, डीसी को दूर तक भेजा नहीं जा सकता। एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी, एसी को हम जब चाहे डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, तो करंट जो मोबाइल चार्ज कर रहे हो वो एसी है, लेकिन जब आपने मोबाइल चार्ज के लिए बैटरी में आ गया तो वो डीसी में कन्वर्ट हो गया। तो एसी को हम जब मर्जी डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। याद कर लोगे आप? दोबारा एक बार बताता हूं। एसी जो होता है वो सस्ता पड़ता है, डीसी बहुत कॉस्टली पड़ता है। एसी के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी कम होती है, डीसी में लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है। एसी को हम दूर तक भेज सकते हैं, डीसी को हम दूर तक नहीं भेज सकते। एसी को हम डीसी में जब मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल को चार्ज कर लेते हो, लैपटॉप को चार्ज कर लेते हो, तो एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं लैपटॉप के चार्ज को आप वापस करंट में कन्वर्ट करो, तो वो करना इतना आसान नहीं है। तो एसी को हम डीसी में जब मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करना बहुत आसान नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ एसी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एसी के बहुत ज्यादा एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज नहीं होगा, नहीं, इसके बच्चों कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला,
एसी मोर डेंजरस देन डीसी, एसी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है डीसी के कंपैरिजन। आपको पता होगा एसी, जैसे आप घर में जो आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज हो रहा है वो एसी पे काम कर रहा है, और अगर हल्का सा भी करंट लग जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है, जबकि डीसी इतना खतरनाक नहीं होता। आप यूजुअली देखते हो शादी ब्याह में जब जनरेटर चलाते हैं तो कई बार आप देखते हो वायर को इतना लोग केयर नहीं करते, क्योंकि डीसी इतना खतरनाक नहीं होता। इवन इतना कम खतरनाक होता है कि हम उसे चार्ज करके अपने जेब में लेके घूम रहे हैं। मोबाइल को आप चार्ज करके अपने जेब में लेके रहो, वो डीसी तो है, क्योंकि हमें उससे खतरा नहीं, हमें पता है कि कोई नुकसान नहीं करेगा। तो एसी बहुत खतरनाक होता है डीसी के कंपैरिजन। सेकेंड, एसी कैन नॉट बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये मेटल को प्योरिफिकेशन में यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इसमें एसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में डीसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिक एसी और डीसी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो घर में हम एसी यूज करते हैं, अब एसी का मतलब अल्टरनेट करंट है, आप एयर कंडीशन में समझ लेना, अल्टरनेट करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी अधिकतर एग्जाम में, आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो आप चेक कर लेना, अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्टेज। हमारे घरों में जितने भी एसी काम करते हैं बच्चों, अल्टरनेट करंट जो हमारे इंडिया में काम करते हैं वो 50 हर्टेज पे काम करते हैं। वहीं अमेरिका में जो एसी अल्टरनेट करंट यूज करते हैं वो 60 हर्टेज पे काम करता है, जो एक आइडियल माना जाता है, ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से। जबकि एसी जो होता है उसका डायरेक्शन कितने सेकंड में चेंज होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 1/100 सेकंड। याद रखोगे, हमारे इंडिया के अंदर जो एसी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो 50 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 50 हर्टेज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और उसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 1/100 सेकेंड। 3 वायर्स यूज, आपको पता है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस में 3 प्रकार के वायर्स यूज होते हैं, एक होते हैं लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है अर्थ वायर। तो किसका क्या काम है और कौन से कलर का होता है यह जानना जरूरी है। लाइव वायर बच्चों रेड कलर का होता है, और रेड सिंबल होता है डेंजरस का, आप सबको पता है। तो लाइव वायर रेड कलर का होता है और इसके अंदर करंट फ्लो होती है। करंट किसमें फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है लाइव वायर के अंदर, जो कि रेड कलर का होता है। न्यूट्रल वायर नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है। न्यूट्रल वायर कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और ये तभी काम करता है अगर कोई करंट आपको रिटर्न भेजना है, वापस भेजना है, तो वहां पे न्यूट्रल वायर आपका काम करेगा। और अर्थ वायर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। अर्थ वायर ग्रीन का कलर होता है, जो अर्थिंग के लिए काम आता है। कभी मान लो ज्यादा करंट आ गया तो अर्थिंग प्रोसेस द्वारा उस करंट को हम जमीन के नीचे भेज देंगे। तो 3 टाइप के वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर रेड होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है, अर्थ वायर आपका ग्रीन कलर का होता है। लाइव वायर करंट को भेजता है, न्यूट्रल वायर करंट को वापस लाता है, और अर्थ वायर अर्थिंग के लिए काम आता है। जब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आ जाएगा तो अर्थिंग के प्रोसेस द्वारा भेज देगा। इंडिया के अंदर जितने भी डिवाइस होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्टेज। याद रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिया के अंदर जो यूज होती है वो कितना होती है, 220 वोल्टेज। और ये देखो, ये अभी आपको बताया था, सारे डिवाइस 220 वोल्ट पे काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको याद रखना है, द मेन सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 2 एम्पियर्स। इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है बच्चों, वो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है 5 एम्पियर वाले, और एक होता है 15 एम्पियर वाले। जो 5 एम्पियर पे वर्क करता है उसे बोलते हैं डोमेस्टिक लाइन। जो डोमेस्टिक लाइन होता है वो 5 एम्पियर पे वर्क करता है, जबकि जो 15 एम्पियर पे वर्क करता है उसे बोलते हैं पावर लाइन। जो हैवी डिवाइसेस आप घर में यूज करते हो ना, जैसे गीजर वगैरह हैवी डिवाइस है, तो वहां पे 15 एम्पियर पे वर्क करना पड़ता है। उसके लिए आपको स्विच भी हैवी लगाना पड़ता है। आप देखते हो ना, कई बार जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो कहते हैं हैवी स्विच लेके आओ, वो 15 एम्पियर का आपको स्विच लगाएगा, क्योंकि वो पावर लाइन होता है, हैवी स्विच होते हैं। और जबकि जो नॉर्मल डिवाइस होता है, बल्ब वगैरह होता है, वो 5 एम्पियर पे वर्क कर जाता है। नेक्स्ट है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, कनेक्टिंग द मेटेलिक बॉडी ऑफ हाई पावर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू द अर्थ वायर ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट इज कॉल्ड अर्थिंग। क्या होता है, जब हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक मेटल, कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, उसमें अर्थिंग वायर को कनेक्ट करके उसको जमीन में दबा देते हैं, ताकि अगर बाई चांस कभी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो अर्थिंग वायर क्या करेगा, उस ज्यादा करंट को अर्थ के नीचे भेज देगा। उसको अर्थिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होते हैं इंडिया के अंदर, हालांकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, सीरीज और पैरेलल वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक
अप्लायंसेस यूज होते हैं, वो आपसे पूछेगा कि वो पैरेलल होता है या सीरीज होता है, तो आंसर दोगे पैरेलल होता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, केवल इलेक्ट्रिक फ्यूज को छोड़कर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो सीरीज में काम करता है। ओवरलोडिंग क्या होता है? नाम ही है ओवरलोडिंग, यानी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की डिमांड करना। If the appliance is connected to the circuit drawn more current, it is called overloading. जब हम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट की डिमांड करते हैं, कैपेसिटी कम है लेकिन करंट की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग। याद रखोगे ओवरलोडिंग क्या होता है? कैपेसिटी से ज्यादा करंट की डिमांड करना ओवरलोडिंग कहलाती है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट बेटा होता है जब दो वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। कब? जब लाइव वायर जो आपने बताया रेड कलर का होता है और दूसरा न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, अगर ये किसी कारण से आपस में कनेक्ट हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी कारण से आपस में जुड़ जाए तो उस केस में रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल ही रुकना बंद हो जाता है। और इस केस में जो करंट हो जाता है, जो करंट हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और इस करंट बहुत ज्यादा होने के कारण आग लगने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अक्सर न्यूज में देखते हो कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। तो शॉर्ट सर्किट होता क्या है? शॉर्ट सर्किट के अंदर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो रुकता नहीं है। और जब इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो जो करंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये था आपका बेटा चैप्टर जिसमें आपने 53 पॉइंट्स कवर करे, और मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको चैलेंज है, आप चेक कर लो कि आपके जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन वो इस चैप्टर में से था या नहीं था। अगर आपको फिर भी लगे कि कोई पॉइंट्स रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर ये पॉइंट्स ऐड कर दो, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा वो पॉइंट्स भी वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा? वैसे 18 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं, आज तक जितने भी एग्जाम हुए किसी भी स्टेट के हुए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर आ गया हो। तो ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करना, बढ़िया से तैयारी करना, सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेना। आप देखना कि सारे क्वेश्चन साइंस के इन्हीं पॉइंट्स में से मिलेंगे। ठीक है बेटा? तो बेस्ट विशेष एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्जाम दे के आना। ठीक है बेटा? बाय बाय बेटा सभी को।